नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, और जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य पहुंचा दे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की श्रेणी में अगला अधिकार आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार क्या होते हैं? बेसिकली ये जो अधिकार हैं ये अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, ठीक है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला आता है आर्टिकल नंबर 29। क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का, अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि किसी देश में जिन व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो कम होती है, ठीक है, उनको अल्पसंख्यक श्रेणी में डाल दिया जाता है। जैसे वहाँ के आदिवासी हो गए, जनजाति हो गए, या अन्य कोई भी जाति जो भी अल्पसंख्यक समुदाय में होंगे या वर्ग में होंगे, उनके हितों की रक्षा की बात यहाँ पर संविधान कहता है। तो 29 का 1 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा या लिपि, इसको ध्यान समझेंगे, विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। कहने का मतलब कि यहाँ के जो नागरिक हैं, ठीक है, उनकी अगर एक कोई विशेष लिपि है, कोई विशेष भाषा है, ठीक है, या कोई उनकी विशेष संस्कृति है, तो उसको बनाए रखने का वहाँ पर क्या किया है, अधिकार है उनको। सपोज अगर कोई एक ही बंदा है और उसको कोई ऐसी लैंग्वेज आती है, ठीक है, जो पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बोल ले रहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों, हमारा जो संविधान है उस एक व्यक्ति के, उस एक भाषा का, ठीक है, वहाँ पर संरक्षण करेगा और उसके हितों की रक्षा करेगा। ये अधिकार हमें देता है हमारा भारतीय संविधान, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जितने भी जनजातियां आती हैं या आदिवासी समूह आते हैं, आदिवासी समूह, आपने देखा होगा कि जो जनजातियां होते हैं या आदिवासी समूह होते हैं, उनकी एक विशेष तरह की लैंग्वेज होती है, विशेष तरह की भाषा होती है, एक विशेष लिपि होती है उनकी, और जो उनकी संस्कृति होती है, ठीक है, रीति रिवाज होते हैं, वो उनमें भिन्नता पाई जाती है, अलग तरीके की होती है। तो उन सभी भिन्नताओं का, ठीक है, यहाँ पर संरक्षण कौन करता है? भारत का संविधान करता है। तो अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, ठीक है, यहाँ पर उनके हितों की कहीं ना कहीं रक्षा हो रही है भारतीय संविधान के तहत, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर नोट रखनी होगी कि जो भारत की प्रत्येक नागरिक है, ठीक है, मैंने बताया चाहे उसकी केवल एक ही भाषा हो, उसका भी संरक्षण हमें यहाँ पर दिया जाएगा। अगला है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश पाने से किसी नागरिक को केवल धर्म, लिंग, मूल वंश, जाति, जन्मस्थान के आधार पर नहीं रोका जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई संस्थान जो राज्य द्वारा पोषित है, व्यक्तिगत नहीं है, राज्य द्वारा पोषित है। अगर व्यक्तिगत है तो वहां तो रोका जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर राज्य द्वारा पोषित है और राज्य निधि से, राजनीति मतलब उसमें जो पैसा लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? राज्य लगा रहा है, ठीक है। तो ऐसी शिक्षण संस्थानों में क्या है, किसी भी नागरिक को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता है कि तुम फलाने धर्म से हो, तुम्हारी जाति ये है, तुम्हारा वंश ये है, ठीक है, तुम्हारा जन्म फलानी जगह पर हुआ है, इस वजह से नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। धर्म, लिंग, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर ऐसी किसी भी शिक्षण संस्थान में उस व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। ये हमारा अधिकार भारतीय संविधान हमें देता है। इसी के क्रम में आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं अपनी खुद की शिक्षा संस्थान और क्या कहते हैं उनका प्रबंधन कर सकती हैं, ठीक है। कैसे कर सकती हैं? कह रहा है कि भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होता है। कहने का मतलब जो भी हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ठीक है, अगर वो चाहें, ठीक है, तो अपना शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं किसी प्रकार से, और उसमें किसी प्रकार की भी भाषा या लिपि को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सारे किस पर आधारित होना चाहिए? ठीक है, भाषा या धर्म पर आधारित होना चाहिए। तो भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों के अंदर कोई भी ऐसे वर्ग आ जाएंगे जिनकी संख्या कम है, ठीक है, बहुत कम है या ना के बराबर है, ठीक है, तो वो अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को यहाँ पर चालू कर सकते हैं और उसके अंतर्गत उसका प्रशासन, उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, ठीक है। ये अधिकार भी हमें भारतीय संविधान देता है।
हाँ, आगे देखते हैं 30 आर्टिकल कहता है कि राज्य किसी शिक्षण संस्थान को सहायता देने से इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन से रिलेटेड है। कहने का मतलब अगर वह शिक्षण संस्थान किसी अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है उसका, ठीक है, तो इस आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर सहायता देने से उसको मनाही नहीं की जा सकती कि वो अल्पसंख्यक वर्ग का है या अल्पसंख्यक द्वारा उसका प्रबंधन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो अधिकार हैं वो हमें भारतीय संविधान देता है। एक चीज़ और है, यहाँ पर कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण। बात हम कर रहे थे आर्टिकल नंबर 29 की, यहाँ पर कह रहा था कि जो अल्पसंख्यक है उनकी संस्कृति, ठीक है, और भाषा को बनाए रखने के लिए। तो हमने आर्टिकल नंबर 19 पढ़ा था इससे पहले, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 में एक था घूमने जाने का अधिकार, घूमने का अधिकार पढ़ा था हमने, ठीक है, और एक पढ़ा था निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार पढ़ा था ना हमने आर्टिकल 19 में। वाक स्वतंत्रता में क्या पढ़ा था हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वाक स्वतंत्रता में पढ़ा था ना, भाषा से गुणी व्यापार, भाषा से गुणी व्यापार, ठीक है। भा का मतलब था भाषण देने का, भाषण, ठीक है। शा का मतलब शांतिपूर्वक सम्मेलन, शे मतलब संघ बनाना, ठीक है। गु मतलब घूमना, और नी मतलब निवास, व्यापार मतलब व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये हमने स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ा था। वहां पर हमने आर्टिकल 19 में दो चीजें देखी, घूमने का अधिकार और निवास करने का अधिकार। भारतवर्ष में जहां तक भारत की सीमा लगती है, ठीक है, वहां पर कहीं पर भी आबाद रूप से आने जाने घूमने का पूरा एकदम आप प्लान बना लीजिए, ठीक है, आप घूमिए कस के, ये अधिकार हमारा देता था भारतीय संविधान। कहीं पर भी निवास करने का भी हमारा क्या था, अधिकार था। लेकिन दोस्तों अगर हम अल्पसंख्यक समुदाय के वर्गों के हितों की रक्षा करने की बात करेंगे यहां पर, ठीक है, अगर बात आएगी कि उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे घूमने से उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति को कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में राज्य हमारे इस अधिकार को प्रतिबंध कर सकता है, ठीक है, उस पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए कि पार्टिकुलर क्षेत्र में आपको घूमने जाने की मनाही रहेगी। इसी तरह निवास करने से, अगर हमारे पार्टिकुलर निवास करने से किसी अल्पसंख्यक समुदाय, किसी जनजाति, किसी जाति, ठीक है, ऐसी आदिवासी समूह जिनके हितों का, ठीक है, टकराव हो रहा है, उनकी संस्कृति, उनकी लिपि, उनकी भाषा में, ठीक है, किसी प्रकार का भी खलल आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में राज्य हमें उस पार्टिकुलर जगह पर निवास करने से मना कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा सकता है। बस पार्टिकुलर क्षेत्र की बात हो रही है वहां पर। तो ये तो रही बात हमारी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों की। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे की वीडियोज़ में, ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑफिसर्स जिद से। बहुत बहुत धन्यवाद।